नमस्कार साथियों, मैं दिलीप रामवानी मोबाइल गुरु के इस मंच से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नया फॉल्ट लेकर के आया हूं। एक्चुअली फॉल्ट नया नहीं है, फॉल्ट आप लोगों के टेबल पे कई बार आ चुका है मगर सॉल्व नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं, ऐसे कई सारे मोबाइल हैं जिनमें स्लिप मोड की प्रॉब्लम होती है और सिंपली आप उसका जो हॉल आईसी है उसको आप डायरेक्ट कर देते हैं। उसके जंपर सॉल्यूशंस मार्केट में आए हुए हैं, उससे आपका वो जो है वो सॉल्व हो जाता है। कई सेटों में एलसीडी चेंज करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है स्लीप मोड वाली। लेकिन अभी कुछ स्पेशली बात करें, सैमसंग के कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनका स्लीप मोड का जो सॉल्यूशन है वो मार्केट में नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए, काफ़ी सारे मैंने इस पर वीडियो भी देखे हैं यूट्यूब पे, लेकिन इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। और एक्चुअली इसको डायग्नोस कर लिया गया है, ये अभी लाइव ट्रेसिंग नहीं होगी इसकी। इस पर हम लोगों ने, मीन्स मैंने और मेरी टीम ने इस पर काम किया है, इसको डायग्नोस किया है, लेकिन हमसे ये सॉल्व नहीं हो पाया। तो हम लोग आ गए गुरुदेव की शरण में कि सर हमने इस पर बहुत मेहनत कर ली है और इसका कुल मिला के हमें सॉल्यूशन बताइए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या संभावनाएं हैं। तो आज इस फॉल्ट को, जो कि स्लीप मोड है M127 का, मतलब M12 मोबाइल है हमारे हाथ में और स्लीप मोड की प्रॉब्लम है, और हम जहां तक नॉलेज लगा सकते थे वहां तक का हमने नॉलेज लगा लिया और इसके बाद थकार के सर के पास पहुंचे हैं। तो आज इसका समाधान देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये सेट रिपेयर हो ही जाए, अगर कहीं कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, लेकिन आपको उसका कारण पता लग जाएगा, आपको उसका रीज़न पता लग जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी, 99.9% प्रयास करेंगे कि उसको अपन सॉल्व करें और एक परमानेंट सॉल्यूशन आप सभी लोगों को दिलाएं। तो तैयार है अगर आप, तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। और अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। तो चलिए मैं लेकर के चलता हूं आपको दीपक सर की ओर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पर हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन है M127। तो हम देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। जहाँ जैसा कि दिलीप सर ने आपको बताया ही है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखाऊंगा ताकि ये कंफर्म हो सके कि प्रॉब्लम क्या है। अभी मैं सेट को ऑन करता हूँ। अभी सेट ऑन हो रहा है। ऑन हो रहा है मतलब इसमें अभी ग्राफिक्स भी आ रहे हैं, लाइट भी आ रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सामने लाइट आ चुकी है, ग्राफिक्स आ चुके हैं, फ़ोन चल रहा है और यहाँ पे हम कुछ भी इसमें यूज कर रहे हैं तो हो पा रहा है। ये तब तक इस पे लाइट है जब तक ये स्लीप मोड में ना चला जाए। एक बार अगर ये स्लीप मोड में चला जाता है तो ये इसकी लाइट वापस नहीं आती है, स्लीप मोड से बाहर नहीं आता है। तो अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर मैं इसको स्लीप मोड में डालूं या फिर इसको वेट करूं स्लीप मोड में जाने का, तो देखते हैं क्या होता है स्लीप में। इसको स्लीप से बाहर लाने की कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है जिसके वजह से स्लीप में जाने के बाद वापस नहीं आ रहा है। तो हम इसकी टेस्टिंग करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इस कंडीशन में अगर प्रॉब्लम आती है, स्लीप मोड में सेट जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, तो वो फोल्डर की दिक्कत भी हो सकती है, वो मदरबोर्ड की दिक्कत भी हो सकती है और वो सॉफ्टवेयर की दिक्कत भी हो सकती है। तो जहाँ तक कि आप बता रहे थे इसमें आपने मेहनत की हुई है, तो क्या सॉफ्टवेयर या डिस्प्ले की बात करें फोल्डर की, तो क्या आपने चेक किया है? जी सर, फोल्डर भी चेंज करके देख चुके हैं दो, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी डन हो चुका है, अच्छा, कनेक्टर भी चेंज कर दिया। ओके। तो मतलब आप लोग इसमें कनेक्टर चेंज कर चुके हैं, दो दो तीन तीन फोल्डर भी चेक कर चुके हैं और CPU रिवॉल्व कर चुके हैं और सॉफ्टवेयर भी कर चुके हैं, ठीक है। क्या आपने इसमें हॉल आईसी चेक की? नहीं है सर। अच्छा, हॉल आईसी है ही नहीं, ठीक है। तो हॉल सेंसर नहीं है तो हॉल सेंसर की फिर दिक्कत भी नहीं होगी। तो फिर हम देखेंगे कि इसमें ऐसी कौन कौन सी पिनें हैं जिसकी वजह से स्लीप मोड में जा सकता है, ठीक है। एक बार हम देखते हैं कि हमारे जो B2B कनेक्टर है, जहां हमारा डिस्प्ले कनेक्ट हो रहा है, वहीं हमारा नीचे का सब बोर्ड भी कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कहीं हमें हॉल सेंसर जैसा नाम तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि सर का कहना है कि हॉल सेंसर इसमें यूज नहीं हुआ है और वो सब बोर्ड में होता है, कभी कभी मेन बोर्ड में भी होता है। तो हम देख लेते हैं कि सब बोर्ड में कहीं ऐसी हॉल आईसी या हॉल सेंसर की लाइन तो नहीं दिख रही है। अगर वो होगी तो उस पर ट्राई करेंगे। तो सारी लाइनें देखनी है मैंने इस कनेक्टर की, लेकिन कहीं भी मुझे हॉल आईसी जैसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो इसमें आपका डिस्प्ले भी है और सब बोर्ड भी कनेक्ट है। तो हमें
सिर्फ एलसीडी से संबंधित चीज़ें देखनी है, स्पीकर से हमें कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पर हमें एयर स्पीकर से हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एलसीडी की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें VSP 5.9, तो यहाँ पर आपका एक ग्राफिक्स का 5.9 वोल्टेज की लाइन दिख रही है, लेकिन यहाँ वो सारी चीज़ें सही हैं, तभी तो हमें स्टार्टिंग में सारे ग्राफिक्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, LED K1 K2 देखने की ज़रूरत नहीं है, टच की कोई भी लाइन देखने की ज़रूरत नहीं है, डिस्प्ले की कोई भी डाटा की लाइन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा डेटा ओके है, तभी यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। तो इनमें से हमें कोई दिक्कत, कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखेंगे क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बैकलाइट जो है वो स्लीप में जाने के बाद वापस नहीं आती। तो एक तो हॉल आईसी होती है जो इसमें यूज नहीं हुई है सब बोर्ड में। दूसरी बात, यहाँ पर LCD ID3 दिख रहा है मुझे, और DPDM की ज़रूरत नहीं है। LCD कनेक्टर डिटेक्ट दिख रहा है, LCD ID1 ID2 दिख रहा है। तो 1 2 3 और यहाँ पर ID3 4, ये 4 चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इन 4 में से कहीं दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ID एक डिटेक्शन लाइन होती है और डिटेक्शन के वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है और आती ही है। तो एक बार हम सारी की सारी ID लाइन चेक कर लेंगे। इसमें एक LCD कनेक्शन भी है, हम उसको भी चेक करेंगे। तो हमें केवल 4 लाइनें इसमें चेक करनी है। दूसरी बात, अगर इसमें हॉल आईसी है तो एक बार मैं हॉल लिख करके देखता हूँ, HALL, तो नहीं है। स्कीमेटिक मतलब मैन बोर्ड में भी होती तो आ जाता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी फाइंड नहीं हो रहा है। तो ठीक है, अभी हमें सिर्फ 3-4 लाइनों को ही चेक करना है, ID1 ID2 ID3 और आपकी LCD कनेक्टर डिटेक्ट। तो ये कहाँ कहाँ पर हैं, तो यहाँ आप देखें, पहला नंबर पिन ये है, तो दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो चौथा ये है। तो 2 4 6 8 ऐसे करके, तो मुझे यहाँ से, मैं ऐसे 2 4 6 में नहीं काउंट करूँगा, मैं 1 2 3 में ही काउंट करूँगा। तो दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा पिन, तो दूसरी तीसरी चौथी पिन पे मुझे चेक करना है। और इसको जो कि ID3 है, इसको मुझे कहाँ चेक करना है, उसी में हमें देखना है। जो 44 नंबर पिन दिख रही है, वो यहाँ से मुझे देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो 22वीं नंबर की पिन जो है वो 44 नंबर पिन है यहाँ पे, क्योंकि एक छोड़ के काउंट हुआ है, तो मुझे ये भी देखना है। तो देख लेते हैं एक एक करके हम। तो ये हमें कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो हम मदरबोर्ड में देखेंगे। तो यहाँ पे हमको नोच पॉइंट यहाँ पर दिया गया है इसमें। तो यहाँ से जब हम काउंट करें तो 1 2, 2 नंबर ऊपर है, तो 2 नंबर के बाद हमें 3, ये 2 नंबर है, 2 के बाद 4 6 8, मतलब अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, 3 3 2 3 4, 2 3 4 नंबर के हमें पिन को काउंट करना है, और उन पे हमें देखना है कि रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। ये 1 नंबर है, इसके ऊपर का 2 नंबर, तो दो हमको चेक नहीं करना है, उसके बाद का देखना है 3 पर वैल्यू है 394, 4 पर वैल्यू है 464 और 5वीं नंबर पर वैल्यू है OL। 1 2 3 4, चौथे नंबर पर OL। तो चौथे पर OL आ रहा है, चौथा कौन सा है इसका, देखा जाए तो 1 2 3 4, जो 8 नंबर की पिन है वो है LCD कनेक्टर डिटेक्ट, जिस पर OL आ रहा है, और यहाँ पर एक रेसिस्टर भी लगी 300K की, फिर भी यहाँ पर हमें OL देखने को मिला। इसके बाद देखते हैं अगली, जो कि कितने नंबर थी, 48 नहीं सॉरी 44 मतलब 22। तो हमें 22 पिन गिननी पड़ेंगी, 22वें नंबर की पिन को हमें फिर से देखना है कि उस पर क्या रीडिंग है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 पर भी रीडिंग है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन से चौथे नंबर पर रीडिंग नहीं है। तो ये चौथे नंबर पर रीडिंग नहीं है, इसका भी ये फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो है वो LCD कनेक्टर डिटेक्ट की लाइन है। जब तक डिटेक्ट नहीं होगा तब तक स्लीप मोड से वापस नहीं आएगा। तो हमें देखना ये लाइन कहाँ जा रही है। तो ये लाइन जा रही है आपके सीधा CPU में, UCP 4000। तो CPU में जा रही है AV6 पर और वापस यहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि OL आने का मतलब है कि CPU से लाइन क्या है, डिस्कनेक्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये लाइन में एक रेसिस्टर भी लगा है। अब ये हाई वैल्यू का है इसलिए इसकी वैल्यू नहीं आ रही होगी, नहीं तो इसकी वैल्यू भी आ जाती। तो ये कहाँ लगा है, ये लगा है एकदम CPU के जस्ट बाजू में एक NC रेसिस्टर के पास में। तो यहाँ पर जो CPU है, CPU के बाजू में NC के पास ये वाला, थोड़ा सा और अच्छे से इसे देख लेते हैं। फिर से देखते हैं, CPU के पास एक कैपेसिटर है, यहाँ पर चार कैपेसिटर NC हैं, उसके बाजू में एक रेसिस्टर NC है, फिर एक रेसिस्टर है। तो 4 कैपेसिटर और एक रेसिस्टर, मतलब 5 कंपोनेंट NC है उसके बाजू वाला। तो 1 2 3 4 5 मतलब यही वाला। तो इसको हमें देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो इसके दोनों तरफ हमको चेक करना है। पहले तो यहाँ जो कि 1.8 की तरफ से है, तो यहाँ पर आपकी 177 वैल्यू आ रही है और यहाँ पर OL आ रहा है। तो रजिस्टर की वैल्यू क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू का है। एक बार हम इसे ओम्स मोड में देखते हैं, ओम्स मोड में इसकी वैल्यू पता चल जाएगी हमें। ये देखिए 302 किलो ओहम, क्योंकि मेगा में आ रहा है 0.302 मेगा, मतलब वो 300 किलो ओहम है। तो ये अपनी वैल्यू सही दिखा रहा है। और इसकी वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू का 300 किलो ओहम का है, इसलिए वो डायोड वैल्यू OL आ रही है। लेकिन हमें वैल्यू आनी थी CPU की तरफ से, तो वो अभी यहाँ पर नहीं आ रही है। तो हमें CPU को उठा करके इससे यहाँ तक की, मतलब जो हमारी AV6 है, पिन नंबर AV6 देखते हैं। यहाँ देखें पिन नंबर AV6। तो AV6 तक हमें इस वाले रजिस्टर की कनेक्टिविटी चेक करनी होगी कि यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्ट है कि नहीं। अगर ये कनेक्ट है तो फिर क्यों नहीं आ रही वैल्यू, हमें वो देखना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, CPU को उठाएंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ हमने CPU निकाल लिया है और हमें AV6 लाइन जो देखनी है वो कहाँ पर है। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं A B, या हम इसे नंबर से भी काउंट कर सकते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब यहाँ 22 नंबर पे देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी AV6 होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पर वो चेक करना है कि उसकी कनेक्टिविटी है कि नहीं है। तो उसे चेक करने के लिए मैं एक बार मल्टीमीटर को फिर से डायोड मोड में लगा के और रेसिस्टर के इस तरफ से और इस पर चेक करूँगा, मतलब कनेक्टिविटी आ रही है। अब कनेक्टिविटी आ रही है मतलब यहाँ तक तो लाइन ओके है। तो फिर किस चीज़ में गड़बड़ी है, क्या CPU में GR नहीं आ रही है।
तो सीपीयू में देख लेते हैं। अब यहाँ से कितने नंबर था, है ना, 22 नंबर, 22 का छठवा। तो अब मैं यहाँ पर भी इसमें चेक कर लेता हूँ कि सीपीयू में 22 का छठवा क्या है। तो इसको भी थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाला। अब मुझे इस पर वैल्यू चेक करनी है, तो आसपास कहीं भी ग्राउंड पर देखना है। तो बीच में ग्राउंड होते हैं, वहाँ पर देखूं। देखो ये यहाँ पर ग्राउंड है। कोई वैल्यू नहीं है, मतलब सीपीयू में ही वैल्यू नहीं है। इसका मतलब सीपीयू खराब है। अब सीपीयू में वैल्यू नहीं आ रही है, सीपीयू खराब है, तो अब ऑप्शन एक ही बचता है कि सीपीयू बदलो। सीपीयू बदलने से पहले हम एक काम और करके देख सकते हैं, वो है कि हम सीपीयू को ड्रिल करके देख सकते हैं ऊपर से। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम सीपीयू को ड्रिल करेंगे तो ऊपर की लेयर पे चेक करेंगे, ये नीचे की लेयर है। हो सकता है कि नीचे जो बॉल है यहाँ से ऊपरी लेयर तक की लाइन ब्रेक हो, इसकी वजह से इस पे वैल्यू नहीं आ रही हो, ये हो सकता है। ठीक है ना? तो हम ऊपर से चेक करेंगे, अगर ऊपर वैल्यू आ गई तो वहाँ जंपर ला के सीधे रजिस्टर पर लगा देंगे। अगर वैल्यू सही आ गई तो सही हो जाएगा, और अगर ऊपर भी ओएल पड़ा मिला मतलब ये सीपीयू खराब है, फिर इसका कुछ नहीं कर सकते। तो हमें एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि ऊपर रीडिंग है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वापस यहीं लगाएंगे ताकि ड्रिल करने में दिक्कत नहीं हो। क्योंकि अभी हम अगर हाथ में इसको रख लेते हैं निकले हुए को, तो ड्रिल करने में दिक्कत हो सकती है, और किया भी जा सकता है। ठीक है, लगा ही लेते हैं इसको। तो जब हम इस सीपीयू को रिवॉल्व कर रहे हैं तो हमने पहले इसमें फ्लक्स लगाया। आयरन को बहुत ज़्यादा हीट पे नहीं रखना है, जितना कम हो सके उतनी हीट पे ही हमें काम करना है। क्योंकि हम सीपीयू या कोई भी आईसी को ज़्यादा हीट नहीं दे सकते, या अगर ज़्यादा हीट रखे हैं तो आपकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट ना लग पाए। तो अभी मैंने जो है 300 हीट रखी है, और फिर भी मैं हाथ थोड़ा सा तेज़ ही चलाऊँगा। तो इसमें कभी रगड़ना नहीं होता है, बिल्कुल प्यार से चलाया जाता है। मतलब जो जब रगड़ते हैं तो थोड़ी सी घिसने की आवाज़ आती है ना, खरखराहट, वो नहीं होना चाहिए। अगर इसमें खरखराहट पैदा हो रही है आपके आयरन के घिसने से, तो स्क्रैच आएंगे और ख़राब हो सकता है सीपीयू या कोई भी आईसी। अब ये तो ठीक है, ऐसी वाली है। जब हम बात करें ग्लास आईसी की, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल प्यार से ही करना है, और ज़्यादा देर एक जगह आयरन को टिकाना नहीं है, उससे ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं यहाँ पर जो कि थोड़े से सही से सोल्डरिंग नहीं हो पा रही थी, तो मैं उनको एक एक करके ही सोल्डर कर रहा हूँ। उनको थोड़ा सा सोल्डर पकड़ाना ज़रूरी है। अगर शोल्डर नहीं पकड़ा और हम रिवॉल्व करेंगे तो शायद वो छोड़ दे, बाद में ड्राई शोल्ड हो जाए। होने को रिवॉल्व हो जाएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि भाई हो ही जाएगा। अगर हमें लगता है कि हो गया और हमने लगाया और बाद में वो हीट होकर छोड़ दिया, ड्राई शोल्ड हो गया, तो दिक्कत होगी। कस्टमर परेशान होगा, आप परेशान होंगे, बार बार लेके आएगा। तो एक बार में ही उसको
ऐसा कर दो कि दिक्कत ना आए। अब इससे क्या होगा कि हम बेफिक्री से इसको मतलब जब रिवॉल्व करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से क्लीन कर लेना है ताकि कचरा बिल्कुल भी ना रहे। कचरे से स्टेंसिल ऊंची नीची होगी और उससे शायद बॉल आपकी गड़बड़ भी हो सकती है। तो पीपीटी को लेना है और सुखा लेना है, अच्छे से सुखा लेना है। ये नहीं सोचना है कि यार बहुत ज़्यादा सूख जाएगी। एकदम मैंने इसको 2-3-4 बार दबा दिया खूब अच्छे से, तो जितना भी ज़्यादा उसका लिक्विड था वो सब हमारे कपड़े में चला गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा रिवॉल्व करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिवॉल्व करेंगे। थोड़ी सी पीपीटी लगा के साफ कर लेंगे अच्छे से। अब हमें दिख रहा है कि सीपीयू हिला नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम पूरे में पीपीटी लगा देते और हिल जाता तो पता भी नहीं चलता। और इसको हैंडल को थोड़ा सा सेक करते रहेंगे, एक जगह नहीं लगाना है, नहीं तो स्टेंसिल फूल जाती है, आईसी भी ख़राब हो सकती है। ऐसे सेक करना है और जब वो मेल्ट हो जाए तो फिर हटा लेना है। यहाँ पर मेरी जो हीट थी वो 340 थी और एयर थी 60। तो ज़्यादा हीट ज़्यादा एयर है तो आपको सेकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप कम एयर कम हीट रखेंगे तो आप स्टेबल भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम भी लगेगा, तो टाइम भी ज़्यादा नहीं देना होता है कभी भी हीट का। अब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा ठंडा हुआ और हमें क्या करना है, इसमें पीपीटी लगा देनी है। अच्छे से पीपीटी लगाना है, देख के कि कहीं रह ना जाए। और ऐसा करने का कारण ये है कि जब हम इसको साफ़ करेंगे तो ये खिसके नहीं। अब हम इसको जितना चाहे रगड़ के साफ़ कर सकते हैं, जिससे आपकी कोई भी बॉल छोटी बड़ी नहीं होगी। और एक जगह कहीं भी एयर नहीं लगानी है, बस ऐसे शेक करते जाना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, समय लग जाए, लेकिन काम खराब नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही जगह लगाओगे हवा का प्रेशर लगेगा, हीट लगेगी, आईसी भी खराब हो सकती है और ज़्यादा तेज मेल्ट होकर बाहर आ जाती है बॉल। तो इतना ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है कि वो कूदने फादने लगे बाहर आ जाए। अभी मैंने इसको तुरंत, आपने ध्यान नहीं दिया कि मैंने तुरंत ट्विजर नहीं उठाई। मैं वहाँ पर ट्विजर रखे था और आपसे बात कर रहा था, जब तक कि वहाँ पर वो थोड़ा सा कड़क ना हो जाए, टाइट ना हो जाए। अब टाइट हो गया तो अब हम इस पर ब्रश लगा सकते हैं, नहीं तो पहले क्या होता, वो निकल सकता था। अब इस पर हम थोड़ा सा क्या लगा देंगे, हमारा क्लीनर। क्लीनर लगाना है, धकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी आईसी प्रॉपर बनी है तो केवल ब्रश से चलाओगे वो नीचे गिर जाएगी, है ना। अगर प्रॉपर नहीं बनेगी तो फंसी रह जाएगी, क्योंकि छोटी बड़ी हो जाती हैं। तो प्यार से आपको इस तरह से ब्रश चलाना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा कोई पीपीटी का कण रह गया होगा वो हट जाएगा। और फिर देखना है कि कोई तकलीफ तो नहीं है इसमें, एकदम क्लियर है। आईसी को जब भी लगाओ पूरी तरीके से देख लो, कोई कचरा, कोई रेसे वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे ब्रश हम चलाते हैं, ब्रश में लग जाते हैं कई बार, वो चीज़ें। ठीक है, एकदम क्लियर है। अब मदरबोर्ड में हम इसको लगा देते हैं। तो जब इसको मदरबोर्ड में लगाएंगे तो फ्लक्स को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, कम ही लगाना है और इसको फैला लेना है। तो फैलाने के लिए मैं 11 नंबर ब्लेड से फैला देता हूँ।
ओवर बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर ओवर लगाओगे तो आईसी इधर उधर खिसकेगी जब आप हीट करोगे तो, क्योंकि जो मेल्ट होके वो इधर उधर जब फैलेगा तो आईसी भी उसके साथ जाएगी। ज़्यादा फ्लक्स लगा देते हैं, हीट लगाते हैं, वो खिसक जाती है, फिर कहीं की कहीं वॉल टच हो जाती हैं, तो वो अच्छा नहीं है, परेशानी होती है उससे। थोड़ा सावधानी से काम करना ज़रूरी है। अब यहाँ जो गोल्डन कॉर्नर दिख रहे हैं, मार्क जिनको हम कहते हैं, तो मार्क को वहाँ पर देखना है कि ये मार्क और ये मार्क बिल्कुल सही बैठना चाहिए, जो कि अब यहाँ नहीं बैठा हुआ है। तो हम थोड़ा सा उसको ऊपर से नीचे की तरफ खिसकाएंगे और सही करेंगे। यहाँ भी सही आ गया और यहाँ भी सही आ गया। अब दिक्कत ही नहीं होगी, दोनों तरफ बिल्कुल एकदम सही है। तो अब हम हीट लगाएंगे 340 आपकी हीट रहेगी, 60 की इसमें एयर रहेगी। और इस तरह से इसको राउंड 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 घुमाते जाएंगे, एक जगह कहीं भी एयर नहीं लगानी है। अभी थोड़ा सा बैठ गया है, तो बहुत कम हमने फ्लक्स लगाया था, इसलिए थोड़ा सा सेक नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आईसी के बैठने के बाद हम इसमें थोड़ा और फ्लक्स डालेंगे, ताकि हम उसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करके हिला पाएँ। थोड़ा सा कोई भी आईसी जब हम बिठाएंगे तो थोड़ा सा हिलाना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर मेल्ट होकर नहीं बैठ पाती तो हिलने से बैठ जाती है। अब यहाँ बैठ गई और वापस भी अपनी जगह आ गई, मतलब हमने एकदम सही उसमें जो धक्का लगाया था, छोटा सा थोड़ा सा इशारा किया था, वो सही किया था। अगर ज़्यादा लगा देंगे तो वो अपनी ट्रैक से उठा के दूसरी ट्रैक पे चली जाएगी। तो इतना ज़्यादा नहीं लगाना है कि वो अगली बॉल पे चली जाए, थोड़ा सा लगाना है कि वहीं कहीं वापस भी आ जाए। तो अभी गर्म है तो इसको ठंडा करना ज़रूरी है। और फिर हम एक बार सेट को ऑन करके देखेंगे। सेट अगर ऑन हो गया है तो फिर हम ड्रिल स्टार्ट करेंगे इसकी। तो चार्ज पे लगा के भी हम पता कर सकते हैं। अगर चार्जिंग 100 हो गई मतलब सेट ऑन है। तो यहाँ चार्जर लगाते हैं और देख लेते हैं कि सेट बंद तो नहीं हो गया है सीपीयू रिवॉल्व करने से। सेट ऑन है, अभी सेट बंद नहीं हुआ है, मतलब सही है सेट। ठीक है, अभी क्या चार्जिंग का लोगो दिख रहा था तो ऐसा लगता है कि साइड दूर से नहीं दिखाई देता है, लेकिन हाँ सेट अभी ऑन है। तो सेट ऑन है। अब हम इसमें ड्रिलिंग की प्रोसेस करते हैं और देखते हैं कि भाई हमारी मेहनत रंग लाती है कि नहीं लाती है। फिर से यहाँ पर देख लेते हैं कि जो जीआर नहीं आ रही थी, ऐसा नहीं हो कि रिवॉल्विंग से जीआर वापस आ गई हो और ये फ़ोन सही हो गया हो, लेकिन नहीं आएगी क्योंकि सीपीयू में ही जीआर खराब थी। मतलब सीपीयू की पिन पर ही जीआर नहीं आ रही थी, तो रिवॉल्व से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं। चलो अब हम इसको ड्रिल करेंगे। तो इसका जो पॉइंट है, बॉल तो यहाँ कहीं था, है ना, बॉल थोड़ा ऊपर था। आपने प्रॉपर टेस्ट किया था वो पॉइंट, तो एक दूसरे सीपीयू में पहले ड्रिल करके और पता किया है कि वो कहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, तो हम इसको कहाँ से ड्रिल करने वाले हैं, क्योंकि वो जो इन्होंने दिखाया है उस हिसाब से वो पॉइंट यहाँ पर है, इसके बीच में। यहाँ है वो पॉइंट। ठीक है, तो हम ड्रिल करेंगे और ढूंढेंगे। तो ड्रिल में हमें करना क्या है, जैसे हमारे पास एक ड्रिल मशीन है, हमें देखो ड्रिल चलाने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं उठा के सीपीयू पर रख दो। जब सीपीयू के ऊपर आप ड्रिल कर रहे हो तो एक हाथ से यहाँ नीचे आपको सहारा लगाना है। जैसे मैं अभी ऐसा करूँगा और इसको यहाँ पर थाम लूँगा, ताकि चाहे के भी वो ज़बरदस्ती उस पर ना घुस पाए। मैं जितना प्रेस करूँ उतना ही प्रेस हो, क्योंकि हम अचानक से अगर ज़्यादा ताकत लगा दी तो नुकसान हो सकता है।
तो हाथ को हमेशा एक सहारे की ज़रूरत है, तो हम यहाँ सहारा लगाएंगे और फिर आराम से इसको ड्रिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो बोर्ड पकड़ा हुआ है हाथ में, तो मैं वहीं पर इसको इस तरह से लूँगा और पूरा मेरा दोनों हाथों का वहाँ पर सहारा रहेगा। अभी ऊपर ऊपर की ही लेयर निकली है और ये काफ़ी मोटा सीपीयू होता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी तो बहुत इसको करना पड़ेगा थोड़ा। पूरा हम ड्रिल से ही नहीं करेंगे, कुछ हम इसमें ब्लेड का भी सहारा लेंगे। अब पॉइंट यहाँ है, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, ताकि जब ब्लेड को घिसेंगे तो थोड़ा सा घाटी बनेगी, स्लोप बनेगा। तो वो स्लोप बनने की वजह से हमें थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेना पड़ता है। अब हम ब्लेड का सहारा लेंगे, क्योंकि हमने 50 से ज़्यादा % हमने उसको ड्रिल से कर लिया, ताकि हमारी थोड़ी सी मेहनत बचे, टाइम बचे। अब यहाँ देखो, जब मैं यहाँ घिसूँगा तो शायद इसमें थोड़ा बहुत टच हो सकता है, जो हमारी कॉइल्स लगी हैं, तो भी हमें ध्यान रखना है कि हम उनमें टच ना होने दें। तो इस तरह से घिसते जाना है। देखो ये स्लोप बन रहा है, तो स्लोप की वजह से क्या है, नीचे जगह कम होती जाती है। तो हमारा जो टारगेट है वहां तक पहुंचते पहुंचते इतनी तो बचे कि हम थोड़ा सी ब्लेड चला पाए। जब हम बिल्कुल सही जगह पहुंच जाते हैं तो वहां पर स्क्रैच होना बंद हो जाता है, एकदम चिकना सरफेस आ जाता है, जो कि अभी यहाँ पर चिकना सरफेस आ चुका है। देखो यहाँ पर घिसना बंद हो गया है, चमक आ गई। तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी मेरी ब्लेड पे पूरी उतना ही प्रेस किया हुआ हूँ जितना ऊपर से नीचे तक था, फिर भी वो उसको स्क्रैच नहीं करता है। जो लेयर होती है वो थोड़ी चिकनी होती है, तो उस पर ब्लेड काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये ब्लेड ऊपर से घिसते हुए आ रही है, तो इसकी धार खत्म हो चुकी है, अब केवल वो ऊपर घूम रही है। तो अब उसके आगे हमें अगर स्क्रैच करना है तो न्यू ब्लेड लगेगी। तो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान नहीं होगा। मैं कितनी स्पीड से कर लूँ नुकसान नहीं होगा। देखो सिर्फ वो इधर उधर फिसलेगी, तो इसलिए ये सेफ है। ये मेथड आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर यहीं पर हम ड्रिल चला रहे होते तो ख़राब हो जाता। तो यहाँ पर देखो एकदम लेयर साफ दिखाई देने लगी है ना। अब इसमें से हमें वो पॉइंट देखना है जिस पॉइंट पे हमें स्क्रैच करना है। अब इसमें क्या है, ये बार बार ये दिक्कत आती है कि हम लिक्विड लगाते हैं और वो हट जाता है, लिक्विड लगाते हैं वो सूख जाता है। तो उसके लिए हमें लगाना पड़ता है कोई ट्रांसपेरेंट ऑयल। तो अभी मेरे पास पैराशूट ऑयल है, तो मैं थोड़ा सा ये लगा लेता हूँ, क्योंकि ये सूखेगा नहीं और हम अच्छे से ट्रांसपेरेंसी के साथ देख पाएंगे, है ना। तो अभी जो मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से थोड़ा सा और साइड में जाना पड़ेगा। इस तरफ। देखो अब न्यू ब्लेड हमने निकाली, क्योंकि पॉइंट ये वाला है। और बहुत प्यार से उसको स्क्रैच करना है, ताकत नहीं लगा देनी है।
आपको ऐसा लग रहा हो कि ताकत लग रही, ताकत नहीं लग रही उसमें। बिल्कुल प्यार से ऊपर का कलर निकाला जा रहा है, और ब्लेड ऐसी चलानी है कि आसपास का कलर ना निकल पाए। अब हम बीप चेक करेंगे। अगर बीप आ गई तो फिर नहीं सुधरने वाला, क्योंकि बीप आ गई मतलब कनेक्टिविटी है। कुछ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जब बीप आ रही है तो यहाँ भी रीडिंग ओएल ही होगी, मतलब सीपीयू खत्म है, क्योंकि नीचे भी सेम और ऊपर भी सेम। इस पे ओम्स मोड में रीडिंग आपको दिखाऊं कि ओम्स मोड में रीडिंग है कि नहीं। तो यहाँ पर ओम्स मोड में रीडिंग, क्योंकि मैं इसको चेक कर रहा हूँ ग्राउंड के साथ, तो 302, और यहाँ भी आपके 302, मतलब सेम है। तो यहाँ लाइन ओके है, बस ये है कि ये सीपीयू ही इंटरनली ख़राब हो गया है। अब इसका अपन कुछ नहीं कर सकते, सीपीयू ही बदलना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर इस पर रीडिंग अलग होती और उससे कनेक्टिविटी नहीं आ रही होती तो मतलब हम उसे यहाँ से जंपर दे के काम कर सकते थे। तो अब जंपर देने का कोई मतलब है नहीं। अब तो ये देख सकते हैं सेट बंद तो नहीं हुआ है। सेट तो जिंदा है। प्रयास करने में क्या जाता है। ठीक है, अभी स्लीप से बाहर नहीं आ रहा है। स्लीप से बाहर नहीं आ रहा है तो अब थोड़ा सा इसके साथ प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो मुझे और चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कि सीपीयू कर क्या रहा है। ग्राफिक्स लाने के लिए सीपीयू क्या कर रहा है। तो मुझे सेट को ऑन करके डीएसओ से सारे ग्राफिक्स चेक करने पड़ेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, हम माइनस प्लस वीएसएन बीएसपी वगैरह देखते हैं कि कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं। तो वीएसएन वीएसपी ये वीएसपी वोल्टेज सेंस सॉरी वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव, जो कनेक्टर के ऊपर इस कैपेसिटर पे हमें दिखाई देगा। तो इस पर हमें वोल्टेज चेक कर लेने हैं, जो कि उसके नीचे है, शील्ड के नीचे। तो इसकी शील्ड निकालनी पड़ेगी। पहले तो हम इसकी शील्ड को ओपन करेंगे, निकालेंगे। तो शील्ड का जो भी क्या बोलते हैं अपना शोल्डर है उसको रीशोल्ड करेंगे। बिना आड़े टेढ़े किए एकदम सीधी सिंपल निकालना, ताकि दोबारा से लगा सकें। शील्ड को निकालना भी ज़रूरी होता है और लगाना भी ज़रूरी होता है। तो हमें वोल्टेज चेक करने हैं। तो हम कहाँ कर सकते हैं, इन कैपेसिटर के ऊपर। जैसे ये कैपेसिटर लगा है, हमने देखा यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये वाला, और वो कहाँ पर है, ये वाला। तो इस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे वोल्टेज इस पर आ रहे हैं कि नहीं। 5.9 वोल्ट। तो यहाँ नहीं मिल रहा, तो यहाँ मिलेगा, आ रहा 5.9। इस पर 5.9 आ गया। दूसरा माइनस में होगा, तो माइनस में कहाँ होगा, हो सकता है दूसरी तरफ हो। माइनस है,
ये कैपेसिटर आपका कहाँ लगा है, ये उसके नीचे वाला, ये वाला। इस पर वोल्टेज देखेंगे हम, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी गया। क्यों गया? क्योंकि स्लीप मोड में चला गया। स्लीप मोड में नहीं होगा तब तक, एक्टिव मोड में रहेगा तब तक वोल्टेज आएंगे। तो मैंने फिर से इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मैं बता पाऊँ। तो रिस्टार्ट किया और यहाँ पर मैं देखूँगा कि वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। तो -5.9 और +5.9, तो हमें माइनस प्लस मिल गए यहाँ पे। और हम क्या देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर PWM सिग्नल है, वो जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो PWM सिग्नल कहाँ मिलेगा, ये देखो, इसको देखते हैं। तो एक टेस्ट पॉइंट पर है और टेस्ट पॉइंट यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे। तो हमें PWM भी देखना है इसका। तो अभी तो फिर से रिस्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो हम इसको स्क्रैच कर लेते हैं। ये पॉइंट हमें PWM का है। अब मैं फिर से ऑन करूंगा और PWM देखूंगा कि PWM सिग्नल इस पे बन रहा है कि नहीं। क्योंकि लाइट आ रही है तो PWM तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, PWM बन रहा है। तो यहाँ पर PWM सिग्नल आ रहा है। अभी जब स्लीप मोड में जाने के बाद फिर ये PWM नहीं आएगा। तो PWM पे कितना वोल्टेज आता है, वोल्टेज दिखा देता हूँ मैं आपको। 0.7 आ रहा है। अगर फुल लाइट चाहिए तो 1.8 तक जाएगा। अभी ये कम लाइट है, अब देखो 0 हो गया, मतलब बैक लाइट गई। मैं क्या करूं, एक बार इसमें 1.8 दे के देखता हूं, कहीं से पड़ोस में कहीं आ रहा हो, वहां से मैं दे के देखता हूं। हमें 1.8 यहीं डिस्प्ले पे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। जैसे ये 1.8 है, तो हम ये देख लेते हैं कहाँ पर आ रहा है। तो ये तो बहुत दूर लेके गया है, हमें पास के पास में देखना है 1.8 की लाइन को। इसको उठाएंगे लाएंगे, ये तो वहीं पड़ोस में ही रखा है ये। तो ये वाला उठा के लाते हैं, यही है। तो इसमें से उठा लेंगे। अब ये रेसिस्टर किस चीज़ का है, ये किस चीज़ का रेसिस्टर है, ये इंटरप्ट लाइन पे लगा है। और यहाँ पर एक रेसिस्टर और है जो डिटेक्ट लाइन पे लगा है। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। इससे हम एक जंपर उठा करके इस पर लगाते हैं और देखते हैं कंडीशन क्या होती है। अभी तो देखते हैं, लाइट आ रही है। क्योंकि PWM है तो लाइट तो नहीं जाएगी, क्योंकि परमानेंट मैंने दे दिया है। आगे क्या होता है वो देखते हैं। स्लीप मोड में जाने के बाद ग्राफिक्स जाते हैं, लाइट रहती है, दोनों ही चले जाते हैं, वो बात की बात है। पहले पूरा ऑन होने देते हैं। अब जिसको स्लीप मोड में डालते हैं और देखते हैं। चलो, लाइट तो नहीं आ रही। बाकी ग्राफिक्स के वोल्टेज देख लेते हैं इसके। PWM पे 1.8 बन रहा है कि नहीं। यहाँ बन रहा है, फिर भी लाइट नहीं जल रही। ये तो थोड़ा तगड़ा काम हो गया। अब मैं देखूंगा कि क्यों नहीं जल रही, क्योंकि PWM गया कहाँ है, इस IC में। तो जब तक इसको हार्डवेयर इनेबल नहीं आएगा, शायद जब तक ना जले। तो हार्डवेयर इनेबल भी देख लेते हैं कहाँ है। तो IC है कहाँ, CPU के ऊपर कॉर्नर पे। तो यहाँ पर जो टेस्ट पॉइंट दिख रहा है, ये मतलब खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर 1.8 आना चाहिए इसका, PWM का। एक ग्राउंड दिख रहा है, तो ग्राउंड से नहीं लगाना हमें, इससे 1.8 इससे लगाना है, एक दूसरे के साथ
इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को जोड़ना है। दूसरा ये कौन है, ये 1.8 की लाइन है, तो इसको यहीं कहीं जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसको और इसको जोड़ देते हैं, इस पर 1.8 आ रहा होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये दो रेसिस्टर हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं। ये देखो यहाँ देखेंगे, ये दो आपस में जुड़ रहे हैं। तो इसको पहले हम जंपर मार देते हैं आपस में एक दूसरे को। अब हमने PWM और हार्डवेयर इनेबल दोनों को सॉर्ट करके देखा है, मतलब दोनों को 1.8 दे के देखा है, तो क्या होता है, क्या ये चलता है या फिर सेम कंडीशन में जाता है। सेम में गया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्या बोलते हैं AL65 और एक LUV लगानी पड़ेगी अलग से। जब तक ग्राफिक्स वोल्टेज नहीं बनेंगे ग्राफिक्स आ ही नहीं सकते। तो ये आईसी जो है ये ग्राफिक्स बना रही है, इसको हमने दोनों को एक्टिव कर दिया है। वे डाटा क्लॉक परेशान कर रहे हैं क्योंकि CPU इसको परमिशन नहीं दे रहा है कि तुम्हें एक्टिव होना है। तो अब इसलिए हमें ऐसी आईसियाँ लगानी पड़ेंगी, ये 2 की 1 है, तो हमें 2 अलग अलग आईसियाँ लगा करके इसका काम कराना पड़ेगा, तो फिर ये हो जाएगा, फिर इसे होना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी हमने इतना सब कुछ करके देख लिया। अभी ये नहीं हो रहा है क्योंकि CPU इस आईसी को परमिशन नहीं दे रहा है कि तुम्हें एक्टिव होना है। तो कोई बात नहीं, ये आईसी बिना CPU के परमिशन के नहीं चलती है। तो हम अगले वीडियो में इसमें ऐसी आईसियाँ लगाएंगे जो CPU की बात मानती ही नहीं है, और वैसी आईसियाँ लगाने के बाद हम इसको सही करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सक्सेसफुल कंडीशन के साथ। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी हमने इस सेट पे बहुत मेहनत की, इसका CPU को ड्रिल किया, लाइनों को ट्रेस किया, लेकिन कंक्लूजन ये निकला कि इसका जो CPU है वो फेल है और CPU से वो जो डिटेक्ट की लाइन है वो नहीं आ पा रही है, उस पर GR नहीं है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि इसका पेयर बदल दिया जाए, चूंकि इसका CPU बदलना पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि CPU जो कमांड नहीं भेज पा रहा है जिस आईसी को, तो वो आईसी है डिजिटल, और उसको हम अगर एनालॉग में कन्वर्ट कर दें, यानी कि जो इसकी लाइट और ग्राफिक की आईसी है वो कमांड आईसी है। तो अगर हम इन दोनों को सेपरेट डिजिटल की जगह एनालॉग आईसी लगाएं तो एक संभावना बनती है कि स्लिप मोड का प्रॉब्लम इसका समाप्त हो जाए। लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, इसलिए इसको पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। और ये पहली बार आपने मोबाइल गुरु के चैनल पे देखा होगा कि कोई सेट जो हम बनाने का प्रयास किए, लेकिन आज वो नहीं बना, लेकिन हमने हार नहीं मानी है, इसका कुछ और नया सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट में बहुत सारे A12, A14 है ना, इन तरह के जो सेट हैं उनमें ये लाइट आईसी लगी हुई है, इसमें स्लिप मोड का प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, जिनके अंदर हॉल आईसी नहीं लगी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसमें इसका कुछ और यूनिक समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।